हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आर यू डूइंग गुड? सो आज इकोलॉजी की सेकंड क्लास है और इकोलॉजी की सेकंड क्लास के अंदर हम देखेंगे एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, वाटर, सनलाइट, सोयल, how it is going to affect the living organism and what are the adaptation they develop in their body. So start करते हैं आज की। फर्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट क्या है? इन्वायरमेंट जो है इट इज दी बायोटिक एंड abiotic components of organism surrounding that influence his सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। तो हमें सराउंड करने वाली जो भी चीज़ है, लाइक आई एम एन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो मुझे जो सराउंड करने वाली कोई भी एबायोटिक या फिर बायोटिक कोई भी चीज़ हो जो मुझे सराउंड करने लग रही है, उसको हम क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट कहते हैं। एंड इसका जो इन्फ्लुएंस है वो हमारे सर्वाइवल के ऊपर भी होता है, क्योंकि जैसे आसपास में मुझे सराउंड करने वाली चीज़ क्या है, जैसे एयर है, तो एयर अगर होगी तो मैं सांस ले पाऊंगा, अगर एयर कम ज़्यादा होगी तो उसकी वजह से जो है चेंज जो है वो हो सकते हैं। इसी तरीके से एयर जो है उसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो भी क्रिएट होता है, तो टेम्परेचर कम ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से पसीना आएगा, पसीना नहीं आएगा। इसी तरीके से अगर हम आगे देखेंगे, जहाँ पर मैं रहता हूँ अगर वहाँ पे फर्टाइल सोयल है देन इट इज़ मोर इजी कि वहाँ पर एग्रीकल्चर जो है वो उसके, अगर वहाँ पे सोयल अच्छी नहीं होगी तो वहाँ पर एग्रीकल्चर करना जो है रिलेटिवली जो है मुश्किल होगा। तो इट इज़ इन्फ्लुएंस बाय दी कि ऑर्गेनिज्म कैसा है, वो आसपास की सराउंडिंग के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। अगर मैं यहाँ पे बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट की बात करूँ तो बायोटिक कंपोनेंट क्या है? बायोटिक कंपोनेंट्स are the living components of environment। जैसे भाई एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई एनिमल है आसपास में, या फिर कोई प्लांट है, या फिर बैक्टीरिया हो सकते हैं, या फिर कोई भी हो सकता है, ठीक है, जो उस इन्वायरमेंट के अंदर उसको सराउंड करने लग रहा है, उसको हम क्या कह देते हैं? बायोटिक कंपोनेंट कह देते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट का मतलब क्या है? वैसे तो बड़ा सिंपल सा है। अगर आप ए बायो और बायो में देखो तो सिर्फ ए का फ़र्क है। ए का मतलब यहाँ पर क्या है? नोट। सो जो नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग कंपोनेंट कौन से हैं? आर दी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स that include soil, water, sunlight, temperature, एक्सेट्रा। कोई भी केमिकल हो सकता है, ठीक है, आसपास में जितने भी हो उसको हम क्या क्या कह देते हैं? वो उसका एबायोटिक कंपोनेंट है। हमारे जो सिलेबस है उसके अंदर दे रखा है कि चार जो फैक्टर हैं, चार कौन कौन से? सोयल, वाटर, सनलाइट, टेम्परेचर। ये इनकी वजह से जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें किस तरीके से फ़र्क जो आया है, यानी उसकी वजह से क्या अडेप्टेशन जो है वो आया है। तो हम पहले एक एक फैक्टर के बारे में डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे एंड फिर उसके बाद में जो अडेप्टेशन जो है हम उसको देखेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टेम्परेचर। तो मेजर फैक्टर ऑफ एबायोटिक एनवायरनमेंट। तो फर्स्ट के बारे में हम पढ़ने लग रहे हैं। फर्स्ट कौन सा है? टेम्परेचर। तो व्हाट इज़ टेम्परेचर? तो टेम्परेचर के बारे में वैसे आपने देखा भी होगा कि जो डॉक्टर जो है वो थर्मोमीटर लेके के आता है एंड वो अंदर डाल के देखता है और फिर उसके बाद देखता है कि जो मरकरी का जो पारा है वो कितने ऊपर चला गया और कितने नीचे जो है वो आया हुआ है।
उस पारे से हम क्या पता लगते हैं कि कितना % की बॉडी जो है वो हॉट है, कितनी कोल्ड है। तो इसी चीज़ को क्या बोल देते हैं हम, टेम्परेचर कह देते हैं। यानी कि इन शॉर्ट हम इसको कह सकते हैं इट इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस या फिर कोल्डनेस। अब ये बॉडी के अंदर भी हो सकता भी है या फिर जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर भी हो सकता है, ठीक है। तो सुबह का मतलब कम टेम्परेचर जब मापते हैं तो उसमें किसी बॉडी का थोड़ी ना मापते हैं, वो तो इन्वायरमेंट का मापते हैं। इसी तरीके से जब हाईएस्ट टेम्परेचर जब दोपहर को अगर मापना हो तो उस टाइम पे भी इन्वायरमेंट का जो है मापते हैं। तो बॉडी का भी माप सकते हैं और जो नेचर है, इन्वायरमेंट है, उसका भी माप सकते हैं। पर वहाँ पर सिर्फ बात किसी की होने लग रही है कि कितनी डिग्री से वो हॉट है और कितनी डिग्री से वो कोल्ड है। सो इफेक्ट किस वजह से जो है वो आ जाता है, यानी कि जो टेम्परेचर है उसका इन्फ्लुएंस किस तरीके से है। तो थोड़ा हम इस चीज़ को पढ़ें कि हमारी अर्थ किस टाइप की है। अर्थ की जो शेप है वो है ज्योइड। तो जो अर्थ शेप है वो कैसी है, वो है ज्योइड। एंड जो ज्योइड अर्थ सरफेस है उसके ऊपर सन रेडिएशन जो है वो गिरते हैं, और कहीं पर तो सन रेडिएशन जो है बिल्कुल सीधे गिरते हैं और कहीं पर जो ये जो है वो टेढ़े गिरते हैं। तो कहीं पर तो बिल्कुल सीधे हैं सोलर रेडिएशन, और कहीं पर जो है ये स्लैंटिंग जो है वो हो जाते हैं। तो इसी की वजह से हमने अर्थ के ऊपर मान रखा है कि अर्थ को बीच में काटने वाली एक लाइन है जिसको हमने कह दिया इक्वेटर। एंड जहाँ पर सनलाइट सन की बिल्कुल सीधी आती है हम उसको कह देते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये जो एरिया होता है, इस एरिया के ऊपर जो सनलाइट है वो बिल्कुल सीधी पड़ती है, ठीक है। अगर यहाँ पर सनलाइट सीधी पड़ती है तो यहाँ का टेम्परेचर जो है वो नेचुरली ज़्यादा होगा। इसके ऊपर जो एरिया है वहाँ पर आर्कटिक सर्कल है, एंटार्कटिक सर्कल है। वहाँ पर जो सन रेडिएशन गिरती है वहाँ पे स्लैंटिंग होके गिरती है। एंड स्लैंटिंग जब गिरती है तो जो सोलर रेडिएशन है वो डिस्पर्स हो जाती है, और चूंकि वो डिस्पर्स हो जाती है तो इस वजह से जो हीट जो है वहाँ पे ज़्यादा एक्यूमुलेट नहीं हो पाती। तो इन शॉर्ट होता क्या है कि जो रीजन है यहाँ बीच वाला जिसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन, तो जो ट्रॉपिकल रीजन होता है वहाँ टेम्परेचर नॉर्मली जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। एंड जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे तो जो सोलर रेडिएशन है वो जो है स्लैंटिंग होती चली जाएगी, और जैसे वो स्लैंटिंग होती चली जाएगी तो टेम्परेचर जो है यहाँ पे कम होता चला जाएगा, और यहाँ ऊपर तो और ज़्यादा कम जो है होता चला जाएगा। तो जो टेम्परेचर है यहाँ पे लोवेस्ट जो है वो आ जाता है। सिमिलरली अगर यहाँ से नीचे चलेंगे तो यहाँ पे भी क्या होता चला जाएगा, जो टेम्परेचर जो है वो लेस होता चला जाएगा, और यहाँ से यहाँ पे क्या होगा, वेल यहाँ पे भी ये होगा कि जो टेम्परेचर जो है वो लोवेस्ट जो है वो हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आता है, वेल हमें ये समझ में आता है कि इक्वेटर से चाहे ऊपर की तरफ जाए या नॉर्थ पोल की तरफ जाए या फिर साउथ पोल की जाए, कोई से भी पोल की तरफ जाए, टेम्परेचर जो है घटता जो है वो चला जाता है। तो हमें जो लिखना है और जो हमें याद रखना है वो यही कि टेम्परेचर ऑफ अर्थ decreases when go from equator to poles, चाहे उसमें नॉर्थ पोल हो गया या फिर उसके अंदर साउथ पोल हो गया, ठीक है। तो एक तो चीज़ जो है हमें ये समझ आनी चाहिए। दूसरी भाई जो अर्थ है उसका जो एरिया है वो कोई फ्लैट नहीं है बल्कि थोड़ा उबड़ खाबड़ है उसके अंदर, ठीक है। तो कहीं पर माउंटेन है, कहीं पर जो है वो नहीं है। तो यानी कि अगर हम एल्टीट्यूड की केस में देखें तो जहाँ पे काफ़ी बड़े पहाड़ है, कहीं पे जो है बिल्कुल फ्लैट है, तो पहाड़ों के अंदर क्या होता है, मतलब वहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है या फिर ज़्यादा ठंड होती है ना।
तो व्हाट इट मीन्स कि अगर हम एल्टीट्यूड के हिसाब से अगर आप चले गए तो लोअर एल्टीट्यूड के अंदर जो है थोड़ी हीट ज़्यादा होगी, एंड जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे तो जो टेम्परेचर जो है वो रिलेटिवली कम होता चला जाएगा। हिमालय के अंदर जाके देखो ठंड ज़्यादा होगी, ठीक है, लेकिन अगर ग्राउंड पे आएंगे तो वहाँ पे गर्मी जो है आपको ज़्यादा मिलेगी। अब उसका कारण अलग अलग हो सकता है, बिकॉज वहाँ पे जो है एयर कम होती है। अब वहाँ पे एयर कम होगी तो जो ग्रीन हाउस गैसेज है जैसे कि CO2 है, जैसे कि मीथेन है, N2O है, तो वो गैसेज जो है वो कम होती है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है कम होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो उतना बढ़ नहीं पाता है। जबकि जो मैदानी एरिया होता है, जो नीचे वाला एरिया होता है, वहाँ पे गैसेज काफ़ी ज़्यादा होती है, और जब वहाँ पे गैसेज ज़्यादा होती है तो इस वजह से वहाँ का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हो जाता है। सो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर ऑफ अर्थ डिक्रीजेस with increase in altitude, ठीक है। तो यानी लोअर एल्टीट्यूड पे टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होता है, हायर एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई अगर ज़्यादा हो जाएगी तो उस पर टेम्परेचर जो है कम हो जाएगा। तो पोल से केस के अंदर भी ऐसा ही था, इक्वेटर से ऊपर की तरफ चलते हैं तो इसको कहते हैं लैटिट्यूड और इसको कहते हैं हम एल्टीट्यूड। तो चाहे लैटिट्यूड की बात करें यानी वो अक्षांश की बात करें, ठीक है, ट्रोपिक ऑफ कैंसर की बात करें या फिर कैप्रिकॉर्न की बात करें, किसी की भी बात करें, तो वहाँ पर भी टेम्परेचर कम होने लग रहा था और यहाँ पर भी टेम्परेचर जो है वो कम होने लग रहा है। और टेम्परेचर की वजह से क्या इन्फ्लुएंस जो है वो होता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या इसका इम्पैक्ट जो है पड़ता है। तो एक चीज़ आप समझिए, जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उस टाइम पे आपकी बॉडी के अंदर हीट काफ़ी ज़्यादा बनती है, और जब हीट ज़्यादा बनती है तो उसकी वजह से एंजाइम जो है ज़्यादा जो है काम करता है। लेकिन अगर हीट ज़्यादा होती है देन इट कैन डिग्रेड दी एंजाइम्स, और अगर एंजाइम डिग्रेड होगी तब तो कोई रिएक्शन जो है वो होगी ही नहीं, ठीक है। सिमिलरली अगर ठंड काफ़ी कम मतलब ठंड अगर काफ़ी ज़्यादा हो जाती है तो उस टाइम पे भी क्या होता है, एंजाइम को जो है प्रॉपरली वो मोशन, वो इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता जिसकी वजह से वो फंक्शन कर पाए, जिस वजह से उनकी बॉडी की जो रिएक्शन होती है वो रिलेटिवली स्लो हो जाती है। तो रिएक्शन जितनी ज़्यादा स्लो होगी बॉडी उतनी ज़्यादा इनएक्टिव जो है वो होती चली जाएगी। तो ये आपको चीज़ जो है वो ध्यान रखना है कि जो बॉडी एंजाइम एक्टिविटी इज dependent on the earth temperature at very high temperature enzyme get denatured and at very low temperature they become inactive, hence they work at a optimum temperature, ठीक है। that is why specific plant या फिर animal found in specific area या फिर हम कह सकते हैं स्पेसिफिक इन्वायरमेंट के अंदर, जैसे कि आम अगर यहाँ पे उगता है तो क्या वो केरल में जाके उग जाएगा, क्या वो हिमालय में जाके उग जाएगा, तो वही वैरायटी जो है उगनी रिलेटिवली कम होगी। अगर यहाँ पे कोई अगर क्रॉप उगने लग रही है, क्या वो रशिया में जाके उग सकती है? वेल नहीं उग पाएगी। क्यों नहीं उग पाएगी? बिकॉज
उनकी बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं दे बिकम इनएक्टिव आइदर बिकॉज ऑफ दी लोअर टेम्परेचर या फिर हायर टेम्परेचर, एंड जो टेम्परेचर ऑफ फ्लक्चुएशन है वो उनसे टॉलरेट होगा नहीं, जिसकी वजह से वो रिएक्शन नहीं कर पाएंगे और अल्टीमेटली वहाँ पे रिएक्शन जब होगी नहीं तो जो सेल जो है वो डेड होने लग जाएगी और अल्टीमेटली जो प्लांट है यानी कि जो हम क्रॉप लेके गए हुए हैं वो ठीक से ग्रो जो है वो नहीं होगा। तो ये आप ध्यान में रखें कि कोई भी प्लांट कहीं पे भी ऐसे ही नहीं हो सकता बिकॉज देयर आर टेम्परेचर सेंसिटिविटी ऑफ एंजाइम्स। लेकिन आपने कुछ ऐसा देखा होगा, जैसे आपने आर्कियोबैक्टीरिया को देखा होगा कि जो आर्कियोबैक्टीरिया है दे कैन टॉलरेट एंड दे कैन रजिस्ट दी हायर टेम्परेचर ऑफ दी थर्मल वेंट, ठीक है, जहाँ पे ज्वालामुखी होता है वहाँ पे जो है आराम से जो है वो रह लेते हैं। तो आपको ये चीज़ समझना होगा, अगर वो रह पाते हैं तो इसका मतलब उनके अंदर एक इस टाइप की अडेप्टेशन है, यानी कि उनके जो एंजाइम्स जो हैं वो थर्मो रेजिस्टेंट है, जिस वजह से वो डिग्रेड होते नहीं हैं, और जब वो डिग्रेड नहीं होंगे उनके अंदर रिएक्शन होती रहेगी तो अल्टीमेटली वो जो सर्वाइव जो हो होते रहेंगे। सो इसके अंदर हम और बता सकते हैं कि इसको मैं रब कर देता हूँ। Archaebacteria like organism has thermoresistant enzymes which tolerate high temperature of the environment. Their plasma membrane is also modified, यानी कि नॉर्मल नहीं होती, modified. Hence they survive at very high temperature. ओके इसके अलावा अगर हम और दूसरी चीज़ों के अंदर देखें, रबी क्रॉप्स कैन ओनली ग्रो इन विंटर सीजन, केवल विंटर सीजन के अंदर ही उगेगी, ठीक है। जब समर का टाइम होगा उस टाइम पे जो है उनको काट दिया जाएगा। तो व्हाट इट मीन्स देयर एंजाइम्स कैन ओनली फंक्शन एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो ये भी एक टाइप की अडेप्टेशन है। सम फ्लावर कैन ओनली ग्रो इन नाइट, ग्रो या फिर हम कहना चाहिए कैन ब्लूम, कैन ओनली ब्लूम इन नाइट। व्हाट इट मीन्स कि टेम्परेचर को लेकर वो भी सेंसिटिव है, उन्होंने जो है इस टाइप की एडेप्टेशन जो है वो डेवलप जो है कर रखी है। एंड ऐसे जो होंगे एंड दे रिलीज स्कैंट टू अट्रैक्ट इंसेक्ट। तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए स्कैंट जो है वो रिलीज़ करते हैं। नॉर्मली जो रात के अंदर जो फूल जो है खिलते हैं वो ज़्यादा स्मेल जो है वो रिलीज़ करते हैं ताकि इंसेक्ट जो है उनके पास जल्दी से जो है वो आ जाए। इसके अलावा भी एनिमल्स हैव कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड कैटेगराइजेशन बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को देखा भी होगा कि नॉर्मली जो वार्म ब्लडेड होते हैं वो किसी भी एरिया के अंदर जो है पाए जा सकते हैं बिकॉज दे कैन टॉलरेट मोर वेरिएशन इन द टेम्परेचर, जबकि जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं वो केवल उसी इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं। अगर वो उस इन्वायरमेंट को छोड़ करके किसी दूसरे एरिया के अंदर जाएंगे तो अल्टीमेटली उनकी जो है डेथ हो जाएगी। तो व्हाट इट मीन्स कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर ये कैटेगराइजेशन होती है इस वजह से बिकॉज दे सेंस द टेम्परेचर एंड उसी टेम्परेचर के अंदर ही वो जो है
फंक्शन कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से ही वो केवल उसी इन्वायरमेंट के अंदर या फिर दूसरे इन्वायरमेंट के अंदर जो है चले जाते हैं। सीजनल माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स is also shows the effect of temperature in animals। तो एनिमल्स जो है एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर किसी दूसरे एरिया पे चले जाते हैं, और इट मीन्स कि इन्वायरमेंट का पर्टिकुलर जो टेम्परेचर है उसका उनके ऊपर जो है फ़र्क जो है वो पड़ता है। इसके अलावा एनिमल्स जो है, एनिमल्स can be यूरीथर्मल या फिर स्टीनोथर्मल। तो यूरीथर्मल भी हो सकते हैं और वो स्टीनोथर्मल जो है वो भी हो सकते हैं। थर्मल का मतलब टेम्परेचर, यूरी का मतलब क्या है, वाइड वेरिएशन, स्टीनो का मतलब क्या है, लेस वेरिएशन। तो एनिमल्स विच tolerate wide range of temperature, उसको हम क्या कहेंगे, यूरीथर्मल कहेंगे। और एनिमल्स विच टोलरेट लेस रेंज ऑफ टेम्परेचर, उसको हम क्या कहेंगे, स्टीनोथर्मल जो है वो कहेंगे। जैसे कि अगर हम स्टीनोथर्मल के अंदर अगर हम एग्जांपल ले, जैसे कि फिशेज़ है, फिशेज़ कांट टोलरेट दी टेम्परेचर, ठीक है, ज़्यादा वेरिएशन जो है वो टोलरेट नहीं कर सकती। आपने ये देखा भी होगा, थर्मल पोल्यूशन होता है तो उस टाइम के अंदर अगर टेम्परेचर यानी कि नॉर्मल ठंडा पानी, उसके अंदर अगर गर्म पानी आके मिल जाता है तो जो फिशेज़ जो है उनकी डेथ हो जाएगी, बिकॉज दे कांट टोलरेट दी चेंज इन दी टेम्परेचर। लेकिन जैसे कि हम जो है वाइड रेंज जो टॉलरेंस जो है वो शो कर सकते हैं, तो इसी वजह से अगर ठंडा हो या गर्म हो दोनों से ना भी ले लेंगे तो कोई फ़र्क जो है वो पड़ता नहीं है, लेकिन फिशेज की जो है वो डेथ हो सकती है। अब हम नेक्स्ट अपना फैक्टर करते हैं जो है हमारा वाटर। वाटर के ऊपर जाने से पहले एक अलग से रूल और है जिसको कहते हैं एलन्स रूल। एलन रूल्स को बड़ा आसानी से समझ सकते हैं। जैसे आप एक ये एलिफेंट देखो और एक ये एलिफेंट देखो, दोनों एलिफेंट के अंदर क्या डिफरेंस दिखाई देने लग रहा है। दोनों के कान देखो किसके बड़े हैं, दोनों के ट्रंक देखो जो सूंड है किसका बड़ा है, टेल देखो टेल किसकी बड़ी है। तो एलन रूल बड़ा सिंपल सा है, वो क्या कहता है कि तो दोनों के अगर कंपैरिजन देखें तो जिसका आपको बड़ा दिखाई देने लग रहा है, यानी कि अगर कान उसके बड़े हैं या फिर उसका ट्रंक बड़ा है या फिर उसकी टेल बड़ी है, यानी उसके एक्सट्रीमिटीज जो है वो बड़े हैं। बड़े किसके हैं, जो ज़्यादा वार्म एरिया के अंदर रहता है, एंड जो कोल्डर एरिया के अंदर रहता है उसके जो एक्सट्रीमिटीज जो है वो छोटे होते हैं। यही हमारा एलन्स रूल है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट है हमारा वाटर। तो वाटर क्या है, वाटर आप सभी को पता है भाई, इट इज़ द essential component of any life. All the chemical reaction occur in cell. All the chemical reaction occur in cell cytoplasm has 60 to 70% वाटर। तो उसके अंदर क्या होता है, वाटर ही होता है। तो इसको लेकर अडेप्टेशन जो है वो क्या क्या आई हैं, क्योंकि वाटर जो है एसेंशियल है एक लाइफ के लिए। तो अडेप्टेशंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो क्या क्या आ गई हैं तो उसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट भाई जो प्लांट है, प्लांट डेवलप हिम अकॉर्डिंग टू वाटर अवेलेबिलिटी एंड वी termed them as, क्या क्या नाम उनका दे रखा है, वेल उसको हम कह देते हैं हाइड्रोफाइट्स, मीज़ोफाइट
एंड ज़ीरोफाइट्स। तो इसका मतलब क्या है, थोड़ा इस चीज़ को समझिए आप। हाइड्रोफाइट, हाइड्रो यानी वाटर, फाइट का मतलब प्लांट। तो ऐसे प्लांट जो वाटर के अंदर रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफाइट। मीजोफाइट यानी जो बीच वाले एरिया के अंदर रहते हैं, ना तो वहाँ पे ज़्यादा पानी है, ना ज़्यादा वहाँ पे जो है बिल्कुल सूखा है, लेकिन जहाँ पे सूखा है वहाँ पे अगर कोई प्लांट रहता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, जीरोफाइट कह देते हैं। तो प्लांट्स विच लिव इन वाटर, उनको हम हाइड्रोफाइट कह देते हैं। जैसे वाटर लिली है भी, तो वाटर विच लिव ऑन लैंड, ठीक है। तो लैंड पे भी हम कह सकते हैं कि जहाँ पे प्रॉपर अमाउंट में जो है वाटर जो है अवेलेबल हो, प्रॉपर वाटर जो है वो अवेलेबल हो, तो उसको हम कह देते हैं कि वो कैसे है, मीजोफाइट। जैसे नॉर्मली अमरूद के पेड़ है, आम के पेड़ है, ये नॉर्मली कहाँ मिलते हैं, मीजोफाइट वाली कैटेगरी के अंदर जो है मिलते हैं। जीरोफाइट, प्लांट विच लिव इन डेजर्ट, एग्जाम्पल हो गया जैसे कैक्टस है। तो कैक्टस जो है वो डेजर्ट, जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। तो हमने प्लांट को जो है वो कैटेगराइज इसी बेस पे कर रखा है, क्योंकि प्लांट ने अपने आप को डेवलप कर रखा है कि वहाँ पर पानी कितना अवेलेबल है। एनिमल्स के अंदर भी आप इस टाइप की एडेप्टेशन जो है वो देखते हैं। सम एनिमल्स ओनली ईट seeds and excrete solid urine to prevent वाटर लॉस। वाटर लॉस से बचाने के लिए वो जो सॉलिड यूरिन जो है वो सिक्रीट करता है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो जो मैराइन फिशेस है, मैराइन फिशेस ड्रिंक लेस वाटर एंड सिक्रीट, या फिर एक्सक्रीट कह सकते हैं, एक्सक्रीट कंसनट्रेटेड यूरिन सिक्रीट करते हैं, ताकि उनके अंदर ऑस्मोलरिटी जो है वो मेंटेन रहे। ऑस्मोलरिटी क्या है, ऑस्मोलरिटी है कि उसके अंदर साल्ट की कंसनट्रेशन कितनी ज़्यादा है। तो साल्ट की कंसनट्रेशन काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है फिशेज़ को, या फिर कोई मैराइन स्पीसीज़ है। जैसे कि अगर हम फ्रेश वाटर फिशेज़ के बारे में बात करते हैं, जो फ्रेश वाटर फिशेज़ है एक्सक्रीट डाइल्यूट यूरिन। दोनों के यूरिन के अंदर फ़र्क क्यों है, क्योंकि वहाँ पे कंसनट्रेशन जो है काफ़ी ज़्यादा फ़र्क के अंदर जो है वो दिखाई जो है वो देती है। मैराइन फिशेस यहाँ पे मोर वाटर लिख देना, पानी ये ज़्यादा पीती हैं एंड जो कंसनट्रेटेड यूरिन जो है वो ज़्यादा सिक्रेट करती है। मीठे पानी वाली जो फिशेस जो है कम पानी पीते हैं। तो लेट्स से आपके पास अगर कोई क्वेश्चन आ जाए एंड क्वेश्चन ये हो कि भाई अगर मान लो एक मैराइन फिश है, उसको अगर आपने फ्रेश वाटर के अंदर डाल दिया तो उस फिश का क्या होगा। वेल जो फिश है वो उसमें रेगुलेशन नहीं कर पाएगी, और अगर वो उसमें रेगुलेशन नहीं कर पाएगी तो उसकी जो सेल जो है वो ब्रेक होने लग जाएगी, जो छोटी जो है वो होने लग जाएगी, और अल्टीमेटली उसकी जो है डेथ हो जाएगी। सिमिलरली अगर कोई मीठे पानी की मछली है, अगर वो खारे में या फिर खारे पानी की जो मछली है मीठे पानी के अंदर अगर आ जाती है तो अल्टीमेटली जो रिजल्ट है वो क्या होगा, सभी का जो है वो डेथ होगा। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा एनिमल्स के अंदर और भी अडेप्टेशंस हैं, जैसे कि आप कह सकते हो कि जो कैमल है, कैमल डेवलप्ड hump in order to take water when need, ठीक है। hairs of skin also develop to maintain the temperature। ठंड जब लगती है एकदम से खड़े हो जाते हैं ताकि ऐसा ना हो वाटर जो है ज़्यादा लॉस जो है वो होने लग जाए। स्वेट ग्लैंड रिलीज मोर साल्ट
release excess salt to maintain osmolarity of plant नहीं क्या एनिमल भाई। इसी की तरीके से ब्लबर इन स्किन डेवलप टू मेंटेन टेम्परेचर या वाटर जो है उसको बचाने के लिए जो है वो ब्लबर क्या होता है, स्किन के नीचे जो है वो एक पतली सी लेयर जो है वो फैट की जो है आ जाती है, जिससे क्या होता है कि बाहर की जो ठंड है वो अंदर नहीं जा पाएगी, तो टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहेगा, ठीक है, एंड वाटर का लॉस जो है वो रिलेटिवली कम होगा। सम प्लांट डेवलप पंप्स और विविपेरी टू ग्रो इन सैलाइन वाटर। जैसे कि मैंग्रोव है, ये जैसे मैंग्रोव है तो मैंग्रोव जो है काफ़ी ज़्यादा सैलाइन इन्वायरमेंट के अंदर रह पाते हैं, तो वो उसका कारण क्या है, तो वो विविपेरी शो करते हैं, क्योंकि अगर पानी के अंदर देखें तो साल्ट काफ़ी ज़्यादा, अगर साल्ट ज़्यादा होगा तो प्लांट वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकता, तो सर्वाइव कैसे करे, प्लांट के ऊपर दूसरा प्लांट अगर ग्रो हो जाए तो वो सर्वाइव कर सकता है, तो विविपेरी एक टाइप की अडेप्टेशन डेवलप होगी बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट। तो इन्वायरमेंट के अंदर कंडीशन जो है वो ऐसी हो गई। तो अगर एनिमल्स के अंदर देखें तो दो टाइप की कैटेगरी जो है वो हम देख सकते हैं, तो जो अच्छा एक और भाई आप चीज़ लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म is developed to preserve water। तो वाटर को प्रिजर्व करने के लिए जो है ये काम जो है वो होता है। इसके अलावा आप और भी इसके अंदर काफ़ी कुछ लिख सकते हैं, जैसे कि स्टीनो हेलाइन और एक होता है यूरी हेलाइन एनिमल्स। तो स्टीनो हेलाइन क्या होता है, स्टीनो का मतलब लेस वेरिएशन और यूरी का मतलब क्या होता है मोर वेरिएशन, हेलाइन का मतलब क्या होता है साल्टी कंडीशन। तो यानी अगर कोई एनिमल ज़्यादा साल्टी कंडीशन को टॉलरेट कर पाता है उसको क्या कहते हैं यूरी हेलाइन, और अगर कोई कम वेरिएशन को टॉलरेट कर पाता है तो उसको हम क्या कहते हैं स्टीनो हेलाइन। तो एनिमल्स विच tolerate less range of salinity of water। तो एनिमल विच टॉलरेट लार्ज वेरिएशन ऑफ सैलिनिटी ऑफ वाटर। तो जैसे कि एग्जांपल आ जाए भाई कि कौन सा इसके अंदर एग्जांपल है, किंग क्रैब जो है वो ज़्यादा टॉलरेट जो है कर लेता है, ग्रीन क्रैब जो है वो भी कर लेते हैं, लेकिन जैसे कि गोल्ड फिश जो है वो स्टीनो हेलाइन है, वो ज़्यादा वेरिएशन टॉलरेट जो है नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर वीडियो, ठीक है, काफ़ी बड़ी हो गई है, एंड इसके बाद जो है 2 कंपोनेंट और बचे हुए हैं, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर रिलेटिवली काफ़ी जल्दी आपको जो है करा दूँगा, सो डैट हमारा जो एक पोर्शन जो है वो जल्दी से ख़त्म हो सके एंड यू विल बी मोर एक्साइटेड टू फिनिश दिस सिलेबस। सो लाइक करें, सब्सक्राइब करें